जब भी हम बिहार राज्य की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक गरीब पिछड़ा राज्य का पिक्चर आता है। किसी भी राज्य का प्रेजेंट को समझना हो तो उसके पास को समझना ज़रूरी है। बिहार राज्य की दुर्गति का शुरुआत होता है जब अंग्रेज भारत में आते हैं। अंग्रेज जब भारत में आते हैं तो उनका इरादा सिर्फ एक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उन्होंने भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टैक्स लगाया। बिहार में कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया, जिसके तहत एक जमींदार जमीन का मालिक होता था, ना कि किसान। इसके कारण अब किसान को पैसे जमींदार को देने पड़ते थे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि जो भी टैक्स था वो हमेशा के लिए फिक्स था, तो चाहे सूखा हो या बाढ़ आए आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। जिसके कारण एक गरीब किसान को कभी कभी कर्ज लेकर भी टैक्स देना पड़ता था। मेरे बाप ने पूरे 1 साल तक खजूर के बीजे में बिन पैसे काम किया है, इस पर भी उन चावलों के दाम पूरे नहीं हुए। जरा इससे पूछो तो शहद के जमाने में जो इसका बाप हर रोज एक वक्त खाना निकलता था वो कहाँ से आता था। यही बात अगर बाकी राज्यों के किसानों की करें तो वहाँ पे महलवारी सेटलमेंट या रैयतवारी सेटलमेंट में एक किसान जमीन का मालिक होता था और ये एक बहुत बड़ी बात होती थी। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो बॉम्बे प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था उस समय, तो वहाँ पे जैसा आउटपुट होगा, जैसा पैदावार होगा, उसके अनुसार उसे टैक्स देना पड़ता था, जो एक बड़ी बात होती है। आज के समय 33% से ज़्यादा किसान के पास ज़मीन नहीं है और 95% से ज़्यादा किसान एक छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं, ये एक बड़ी बात है। बिहार की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। एग्रीकल्चर को बर्बाद होने के बाद इकलौता जो हमारे पास रिसोर्स था वो था खनिज पदार्थ, जैसे कोयला और लोहा। और इस पॉलिसी के तहत ऐसा एक सिस्टम बना दिया गया कि चाहे आप फैक्ट्री पंजाब में लगाएं या गुजरात में या बिहार में, आपको भाड़ा सेम देना होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तब भी आपका प्लेन का भाड़ा एक ही लगेगा, और दिल्ली से आप अमेरिका जा रहे हैं तब भी आपको प्लेन का भाड़ा एक ही लगेगा। और यही वजह है, अगर हम गुजरात महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 20% होती है और वही बिहार में 2% के आसपास। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि जो पूंजीवादी होते हैं, बिजनेसमैन, वो हमेशा पोर्ट सिटी के पास रहना चाहते हैं। पोर्ट के पास रहने से उन्हें सामानों को बाहर दूसरे देशों में इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट कराना आसान हो जाता है। और यही वजह है कि बिहार जब पोर्ट सिटी के आसपास नहीं है, चारों तरफ से लैंडलॉक है, और लैंडलॉक होने की वजह से यहाँ पे जो इकलौता साधन जो बचा हुआ था वो था खनिज, और वो खनिज को भी इस फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत ऐसा कर दिया गया कि उसका यूज़ हम कर ही ना पाए। ये डेफिनेटली 1990s में जाके इसे बंद कर दिया गया, पर जब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। बिहार की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का ना होना। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आज के टाइम में भी भारत की सबसे लोएस्ट पर कैपिटा कंजम्पशन हमारी है। बिहार में अभी भी 330 के आसपास ही पर कैपिटा कंजम्पशन है, और वही यदि हम गुजरात की बात करें तो ये इससे 8 गुना ज़्यादा है, लगभग 2400। इसका गोल्डन एग्जाम्पल है सिताब दियारा, वो गांव जहां पे जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अब जाके पहुंचा। ये सोचने वाली बात है। बिजली एक मूलभूत सुविधा है और बिजली की ज़रूरत किसानों को भी होती है और इंडस्ट्रीज़ को भी। जब बिजली दोनों तरफ ना हो तो इससे दोनों इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान होता है, और यही मेन वजह है जिसके कारण आप देख सकते हैं कि आज बिहार में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं ग्रोथ कर पाए। जब ग्रोथ नहीं हो पाता है इंडस्ट्रीज़ का, इसका एक लौता जो मेन साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण लोगों के पास इकलौता ऑप्शन था बाहर जाके काम करने के, वो बाहर जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके। क्योंकि बिहार में ना ही कृषि का ग्रोथ हो पाया, ना ही इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हो पाया। और यही मेन वजह है कि बिहार के लोग ज़्यादातर दूसरे राज्यों में काम करने क्यों जाते हैं। इन सबको सुनने के बाद आपके दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा कि बिहार सरकार या भारत सरकार क्या कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू था। 1960 से 1990 के बीच में 20 सरकार, जी हाँ, कोई भी सरकार वहाँ पे 5 साल राज्य नहीं कर पाती बिहार में, और हमेशा कुछ समय में 20 सरकार, जी हाँ, 30 साल के अंदर 20 सरकार अपना टर्म चेंज करते रहती है। और इसके कारण जब छोटी अल्पकाल के लिए छोटी सी सरकार आती है तो उसका इकलौता एजेंडा डेवलपमेंट नहीं होता है, अपनी गद्दी को, अपनी कुर्सी को बचाना होता है, जिसके कारण उनका फोकस बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क के पर नहीं था, किसी तरह अपनी कुर्सी को बचाना था। और उस कुर्सी को बचाने के लिए यूज़ होता है कास्ट डायनेमिक्स का। लोगों को जाति के नाम पर तोड़ा जाता है, जिससे एक सत्ता दल को वो वोट दें और इससे उनकी कुर्सी बची रहे।
पर यहाँ पे एक चीज़ वो भूल जाते हैं, जब आप एक कास्ट पॉलिटिक्स में बढ़ जाते हैं तो गवर्नेंस सफ़र करती है, लॉ एंड ऑर्डर सफ़र करता है। गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर दोनों मेजर पैरामीटर्स होता है जो किसी राज्य को चाहिए यदि आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बुलाना है। पर यहीं पे बिहार पूरी तरह से फेल होता है। करप्शन बढ़ते जाता है, गरीबी बढ़ती जाती है और इसके कारण जो हमें देखने को मिलता है वो है बहुत ही बुरा एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन। इसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो डेवलपमेंट फंड्स भी आते हैं वो भी बिहार को काफ़ी कम मिलते हैं इन कंपैरिजन टू महाराष्ट्र और गुजरात जो पहले से डेवलप्ड है। पर बिहार यूपी को ये डेवलपमेंट फंड्स भी कम मिलते हैं, जिसके कारण जो डेवलपमेंट फंड होता है उसका भी इस्तेमाल हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाते अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर इकलौता इम्पॉर्टेंट चीज़ था जिससे बिहार का कुछ उद्धार हो सकता था, पर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बिहार लास्टली फॉल्टर करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो डेवलपमेंट फंड्स भी बिहार और यूपी को मिले हैं वो भी इन कंपैरिजन टू महाराष्ट्र गुजरात जो पहले से काफ़ी डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनसे काफ़ी कम मिलता है। और यही वजह था कि एक बहुत लंबे समय तक जो कम फंड्स मिले हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हाई करप्शन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो फंड चाहिए तो वो ना होना, वो उसे यूज़ ना कर पाना, और यही मेन वजह है कि बिहार उस तरह से डेवलप नहीं हो पाता है यदि हम बिहार का कंपैरिजन गुजरात और महाराष्ट्र जैसे डेवलप स्टेट से करें। मुझे आशा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काफ़ी फंड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ते जाएगा हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बुला सकेंगे। जैसे जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक बेहतर राज्य बनाने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। मुझे आशा है कि ऐसा दिन ज़रूर आएगा। धन्यवाद।